मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर जो कि है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन चैप्टर है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यह हम लोग जानेंगे कि मानव जनन में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं और कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके बाद इस बिंदुओं को पढ़ने के बाद होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, जिसे आप लोगों को इस क्लास को करने के बाद खुद से प्रैक्टिस करके उस सारे क्वेश्चन को बनाना है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका मानव लैंगिक प्रजनन करने वाला प्राणी है, यानी मनुष्य जो है उनमें जनन की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। सबसे पहली बात थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जनन यानी रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जनन क्या है? जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति को उत्पन्न करता है, अपनी समष्टि को बनाए रखता है और अपनी जातीयता को बनाए रखती है। यदि जनन ना हो तो वे जीव जिनमें जनन करने की क्षमताएं समाप्त हो जाए तो वो शायद कहीं अपने भविष्य को समाप्त कर लेंगे। इसलिए जितने भी जीव हैं, चाहे वो पादप हो या फिर जंतु हो, उन सब में जनन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग पहले आज पढ़ने वाले हैं मानव जनन। इससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन भी लेके आए हैं, जिसके बारे में आप लोग को क्वेश्चन को बना करके लाना है और इसका जवाब भी देना है जब पूरा लेक्चर आप लोग देख लेंगे। तो पहला पॉइंट है कि मानव लैंगिक प्रजनन करने वाला प्राणी है। जनन दो प्रकार का होता है, आप लोग पढ़े होंगे। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इन दोनों के बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कि हम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया है। आप उसे जाके देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि मानव में जनन की कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? लैंगिक जनन। अगला नेक्स्ट दूसरा बिंदु है आपका कि मनुष्य में पुरुष नर प्राणी तथा स्त्री मादा प्राणी होती है। यानी मनुष्य में मेल और फीमेल दो प्रकार के प्राणी हैं, एक पुरुष और दूसरा स्त्री, यानी नर और मादा। पॉइंट 3 है आपका पुरुषों में नर जननांग तथा स्त्रियों में मादा जननांग पाई जाती है। यानी पुरुषों में नर जननांग और स्त्री में मादा जननांग पाए जाते हैं। जननांग क्या होता है? तो जननांग वे पार्ट्स होते हैं, वे अंग होते हैं जो कि जनन करने में सहायक होते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि पुरुषों में
पुरुषों में नर जननांग और स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। अगला बिंदु है, कहता है मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल एनिमल है। एक लिंगी प्राणी का अर्थ होता है कि कोई ऐसा जीव जिसमें या तो नर जनन अंग पाया जा रहा है या तो मादा जनन अंग पाया जा रहा है, दोनों में से एक प्रेजेंट होगा, तो वैसे प्राणी को हम बोलेंगे एक लिंगी प्राणी, यूनिसेक्सुअल एनिमल। तो याद रखिएगा, एक लिंगी प्राणी किसे कहते हैं? वैसा प्राणी जिसमें नर जननांग या मादा जननांग दोनों में से कोई एक प्रेजेंट हो, तो उसे हम एक लिंगी प्राणी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल बोलते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि मनुष्य में जनन घटना के अंतर्गत यानी जब मनुष्यों में रिप्रोडक्शन होती है, जनन होती है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पे 3 घटनाएं घटती है। पहला है युग्मकों का निर्माण होना। सबसे पहली बात क्या है? युग्मकों का निर्माण होना, यानी जब कोई भी प्राणी विकास करके किशोरावस्था में पहुंचती है, तो उन समय उनके शरीर में बहुत सारे चेंजिंग आती है और चेंजिंग के साथ साथ उनमें शुक्राणु, अंडाणु अर्थात युग्मकों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो जब किसी प्राणी में नर युग्मक और मादा युग्मक, नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा प्राणी में मादा युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात जब किसी प्राणी में नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होना शुरू हो जाए तो यह अवस्था युग्मक जनन कहलाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी प्राणी में युग्मक का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। तो मनुष्य में जनन घटना का ये पहला पॉइंट था, युग्मकों का बनना। दूसरा पॉइंट है आपका निषेचन। जब युग्मक बन जाते हैं, नर में नर युग्मक का निर्माण हो जाता है, मादा में मादा युग्मक का निर्माण हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयित होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद यह जो जुड़ना कहलाती है, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का जो आपस में मिलना है, यही घटना आपका क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन कहलाती है, अर्थात निषेचन कहलाती है। तो निषेचन किसे कहते हैं? जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में संलयन करके युग्मनज का निर्माण कर दे, तो यह घटना क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन निषेचन कहलाता है। मनुष्य में जनन घटना के अंतर्गत जो तीसरी घटनाएं आती है, वो है आपका कौन सा? निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना क्या है? तो जब युग्मक बन गया, युग्मक बनने के बाद जब उसने निषेचन कर लिया, निषेचन के बाद जब उसमें युग्मनज की निर्माण हो गई, तो युग्मनज बनने के बाद उसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होती है। कोशिका विभाजन के बाद उसमें युग्मनज से युग्मनज जो कि एक शुक्राणु, अगुणित शुक्राणु और एक अंडाणु, वो भी अगुणित होता है, इन दोनों के मिलने से जो युग्मनज बनता है वो कैसी संरचना होती है? द्विगुणित संरचनाएं होती है। तो यह द्विगुणित संरचनाएं 2 से 4 कोशिकीय अवस्था में जाती है, 4 से 8 कोशिकीय, 2 कोशिका, 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिकीय, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था तक ये डेवलप करती है। और जैसे ही यह 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाती है, यह मादा के गर्भाशय के
अंतः गर्भाशय भित्ति से आके जुड़ जाती है, चिपक जाती है, जिस प्रक्रिया को हम लोग अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन बोलेंगे। तो ये आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, तो याद रखिएगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें निषेचन पश्च घटना, निषेचन के बाद जो भी घटनाएं आती है, जो भी घटनाएं उसमें होती है, जैसे कोशिका विभाजन के द्वारा 2, 4, 8, 10 सॉरी 2, 4, 8, 16, 32 कोशिकीय अवस्थाओं में जो इसका विकास होता है, ये सारी क्रियाएं निषेचन पश्च घटना के बाद होती है। निषेचन के बाद ये कोशिकीय अवस्था 32 कोशिकीय अवस्था मादा के अंतर्गर्भाशय भित्ति से जाके जुड़ती है। इसके बाद यह धीरे धीरे डेवलप करके भ्रूण बनाती है। फिर ये भ्रूण अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो गर्भावधि होती है उस दौरान ये विकसित होती है, ये विकास करते हैं और विकास के बाद फिर प्रसव क्रिया के दौरान अपने शिशु को जन्म देती है। तो ये मनुष्य में जनन घटना के अंतर्गत 3 बातें आती है, युग्मकों का निर्माण जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो याद रखिएगा, ये सारी प्रश्न नीचे होमवर्क में दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट, जिसमें युग्मक जनन के द्वारा पुरुषों में शुक्राणु नर युग्मक तथा स्त्री में अंडाणु मादा युग्मक का निर्माण करती है। जब पुरुषों में युग्मक जनन होती है तो इससे शुक्राणु का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। स्त्री में जब युग्मक जनन होती है तो उससे अंडाणु का निर्माण होता है और यह अंडाणु क्या कहलाती है, मादा युग्मक कहलाती है। तो याद रखिएगा, मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब पुरुषों में युग्मक जनन होगा उसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होगा और यह शुक्राणु क्या कहलाती है, नर युग्मक यानी मेल गैमीट्स बोलते हैं इसको। और जब स्त्री में युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी तो इससे मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है आपका कि युग्मक अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होता है। युग्मक की प्रकृति कैसी होती है, अगुणित होती है, चाहे नर युग्मक हो या फिर मादा युग्मक हो, ये अगुणित होंगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप लोग कि युग्मक बनने के समय या युग्मक के निर्माण के समय कौन सी कोशिका विभाजन होती है, तो ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है, याद रखिएगा। जब हमारे शरीर की जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं वो सारे के सारे द्विगुणित हैं। जैसे ही इससे युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है और युग्मक कैसा बनता है, हैप्लॉइड बनता है, अगुणित बनता है। तो युग्मक निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका नेक्स्ट, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण वीर्य सेचन कहलाता है। कहता है स्त्री जनन पथ में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जब शुक्राणु का स्थानांतरण किया जाता है, जब शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है, तो यह प्रक्रिया वीर्य सेचन यानी इंसेमिनेशन कहलाती है। तो याद रखिएगा, वीर्य सेचन किसे कहते हैं, वीर्य सेचन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वीर्य सेचन क्या है, तो जब स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है या शुक्राणुओं का स्थानांतरण जब स्त्री जनन पथ में किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है, इंसेमिनेशन कहलाती है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है, पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। याद रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कहता है पुरुषों और स्त्री के युग्मकों का संलयन। अभी हम जस्ट पहले बता चुके हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का संलयन क्या कहलाता है,
निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पे निषेचन की जो घटनाएं हो रही है वो हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, हमारे शरीर के अंदर हो रही है, आंतरिक निषेचन हो रही है, इसलिए हम इस निषेचन को क्या बोलेंगे? आंतरिक निषेचन। निषेचन दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। जब निषेचन की क्रिया हमारे शरीर के बाहर संपन्न हो तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को, इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन बोलते हैं। और जब निषेचन की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर हो तो इस प्रकार की निषेचन को हम आंतरिक निषेचन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसके अंतर्गत, जिसके कारण युग्मनज का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पुरुष और स्त्री के युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, ये आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, इसके बाद कोरक पुटी का निर्माण, परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतररोपण। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हर एक लाइन में एक एक क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि जब स्त्री और पुरुष के युग्मकों का संलयन हो जाता है, आंतरिक निषेचन हो जाती है, इसके बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। युग्मनज के निर्माण के बाद क्या होती है? उसमें कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बाद एक अवस्था आती है, कोरक पुटी अवस्था, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये 32 कोशिकीय अवस्थाएं होती है। ये जो है आपकी कोरक पुटी अवस्था, ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है कोरक पुटी अवस्था, ब्लास्टोसिस्ट, ये 32 कोशिकीय अवस्था होती है। अभी हमने आपको बताया था कि जब युग्मनज डेवलप करता है, उससे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, जब इसमें समसूत्री विभाजन होती है तो अपनी, जब यह 32 कोशिकीय अवस्था में आती है तो यह अवस्था क्या कहलाती है? ब्लास्टोसिस्ट कहलाती है, कोरक पुटी कहलाती है। यह जब युग्मनज बनता है इसके बाद ही यह अवस्था डेवलप होती है, चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कोरक पुटी का निर्माण तथा परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट होता है, और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना अंतररोपण, इम्प्लांटेशन कहलाती है। अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि जब 32 कोशिकीय अवस्था में भ्रूण आ जाती है, युग्मनज आ जाती है वृद्धि करते करते, तो वह मादा के अंतर्गर्भाशय भित्ति से आके जुड़ जाती है, और यह परिकल्पना, यह घटना क्या कहलाती थी? अंतररोपण कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा अंतररोपण किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है, जब युग्मनज विभाजन करते करते 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था में आ जाती है तो यह माँ के अंतर्गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाती है, चिपक जाती है, जिसे हम अंतररोपण कहते हैं। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था मादा के अंतर्गर्भाशय भित्ति से चिपक जाती है तो यह प्रक्रिया अंतररोपण कहलाती है। अगला है कि भ्रूणीय परिवर्धन। इसके बाद क्या होता है? भ्रूण का परिवर्धन होता है, विकसित होते हैं, उनको विकास करने में काफ़ी समय लगता है, 9 महीने का समय लगता है, जिसमें पहले महीने में हर्ट बनता है। इस तरह से क्रमशः हम लोग इसी चैप्टर में आगे जब जाएंगे तो ये भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल से कि प्रेगनेंसी के दौरान किस किस महीने में शिशु के किन किन अंगों का विकास होता है। तो उसके बाद भ्रूण परिवर्धन होता है। इसके बाद गर्भावधि गेस्टेशन पीरियड होता है, जो कि लगभग 9.5 मंथ्स का होता है। और शिशु के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है, जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। तो शिशु के जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। गर्भावधि को गेस्टेशन पीरियड कहा जाता है, जो कि 9.5 मंथ्स का होता है। तो ये सारी क्रियाएं
निषेचन के बाद पश्च निषेचन पश्च घटनाओं के अंतर्गत आती है। अगला लास्ट एक और पॉइंट है, इसके बाद हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, लास्ट पॉइंट है इस आज के लेक्चर का। ये जनन घटनाएं यौवना आरंभ के बाद संपन्न होती है। कहता है कि ये जो जनन की सारी घटनाएं हैं, चाहे युग्मक का निर्माण हो, निषेचन का घटना हो या फिर निषेचन पश्च घटनाएं हो, ये सारी की सारी घटनाएं कब होती है? यौवना आरंभ के बाद, यानी प्यूबर्टी के बाद। यौवना आरंभ क्या है? तो यौवना आरंभ एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में चाहे नर हो या फिर मादा हो, उनके शारीरिक संरचना में तरह तरह के परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। चूंकि मनुष्य एक सुविकसित शिशु को जन्म देता है, कहता है मनुष्य जो है एक सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं, अतः मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? सजीव प्रजक या फिर जरायुज प्राणी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? तो सजीव प्रजक या जरायुज। ये क्या होता है जरायुज या सजीव प्रजक? वैसे जीव जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, विकसित शिशु को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सजीव प्रजक प्राणी हम लोग या जरायुज प्राणी बोलते हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहा। कैसा लगा आपको पढ़कर यह ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। बाद बाकी आज के क्लास का जो होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने घर में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। जो भी बच्चे अगर इसको ध्यान से सुने होंगे, ध्यान से समझे होंगे लेक्चर को, तो सारे क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे सकते हैं, कहीं किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। होमवर्क है, इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि हमने जो क्लास किया तो उससे हमने क्या सीखा। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक या अलैंगिक?